लाइव। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे बैच लक्ष्य जी हिंदी 2.0 2026 में। यस जनता, जल्दी से मुझे बता दें प्लीज, क्या मेरी आवाज आप सबको आ रही है? क्या मैं सबको ठीक से सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? जल्दी बताएं प्लीज। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम, क्या हाल है? चैट सही करना सर। यस, आवाज ठीक से आ रही है क्या भाई लोग? जल्दी जल्दी बताएं प्लीज। हाँ जी, सिद्धांत पाल, अवनी राजपूत, नमन यादव, हिमांशु, वर्तिका सिंह, हेलो 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 हेलो। तो भैया हम आ गए हैं विलियन चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 पर, और जो टॉपिक हमने कल की क्लास में शुरू करके बस ड्रॉप कर दिया था, क्या था? अणु संख्या गुणधर्म, उसे आज ढंग से पढ़ेंगे और उस पे बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करके देखेंगे एक एक करके। हाँ जी, ठीक है जी। तो पिछला लेक्चर अच्छे से रिवाइज करके आए हैं हम लोग? सही से पिछला लेक्चर सही से रिवाइज करके आए हैं? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? सब क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। तो यार आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने कल की क्लास में राउल्ट के नियम का केस नंबर 2 डिस्कस किया था, जहां पे हमारे पास अवाष्पशील विलेय था जिसे मैंने वाष्पशील विलायक में मिलाया था, और हमने उस पर क्वेश्चन भी करके देखे थे। और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ी हमें यह पता चला कि अणु संख्या गुणधर्म में पहला गुणधर्म वही है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसके क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके सवाल हम ऑलरेडी कर ही चुके थे, है ना? ठीक है, बढ़िया है जी, ओके। मैंने आपको एक और चीज बोली थी कि जब मैंने वाष्पदाब में अवनमन समझ लिया है तो क्वथनांक में उन्नयन भी समझ आ जाएगा, क्योंकि आपको यह बात पता होती है कि वाष्पदाब और क्वथनांक का उन्नयन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। हाँ भाई, सैयारा, अच्छा बढ़िया मूवी है क्या? कैसी मूवी है भाई? लोग तारीफ तो कर रहे हैं, देखनी चाहिए क्या? देखा है क्या आज रात को? तुम लोग कहो तो। हाँ जी, देखिए क्या भाई? किसी ने कोई रिव्यूज है तो बता दो भैया। लोग तो तारीफ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे तो काफी छा रही है मूवी, तो लोग कह रहे हैं अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। यस, हाँ जी, अच्छा अच्छी मूवी है? बताओ तो। जो तुम कहोगे वैसा कर लेंगे, जैसे तुम लोग बताओगे वैसे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोशन सैनी ले लिया भाई, तेरा नाम क्यों नाराज हो रहा है यार? है तू तो भाई प्यारा सा बच्चा, एकदम एकदम लाल है भाई हमारा। यस यस यस, देख ले देख ले। हाँ भाई, यही करो तुम, अच्छी मूवी है। देखो, एक कह रहा है बढ़िया मूवी है, अच्छी मूवी है, यही करना बेटा, है ना? यहां पे ये जवाब सुनना चाह रहा था मैं कि सर हम इतना पढ़ते हैं, हमारा इतना बिजी रूटीन है कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता पिक्चर देखने का। पर यहां पे तो भैया लोग कह रहे हैं इमोशनल मूवी है, देखो 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 देखो, इनके इमोशंस बाहर आ रहे हैं। लव स्टोरी देखते नहीं और इनका दिल रो पड़ता है। समझ सकता हूं भाई, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूं। गांधी जी के तुम्हारी उम्र तक आते आते तो बच्चे हो गए थे, है ना? और तुम अभी तक खुद बच्चे बन के बैठे हो, तो वो तड़प तो तुम्हारे मन में होगी कि हमारा भी घर बसे, हमारे भी बाल बच्चे हो, हमारा भी जीवन आगे बढ़े, है ना? सही बात, समझ सकता हूं भाई, सब समझ रहा हूं मैं, इसीलिए वो इमोशंस बाहर आ रहे हैं, है ना? इमोशनल फील हो रहा है, कोई बात नहीं भाई। बट एक बात बताऊं, ये बस जब तक नहीं है ना ये सब कुछ, तब तक ही है। जब हो जाएगा ना तब सिर दुखेगा कि अरे सर ये क्या कर लिया। भाई हमारी खुशी का राज देखो, हमने कब बीटेक कर ली थी, हम मजे कर रहे हैं जीवन के अंदर, क्योंकि कोई इरिटेशन है ही नहीं, कोई दिमाग खराबी है ही नहीं, सब बढ़िया, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास है, राइट? ओके, सौरभ सर से पूछना तुम लोग, सौरभ सर कितने खुश हैं, तो उससे तुम्हें आइडिया पता चलेगा, राइट? ठीक है। बता मत देना मैंने कहा, सौरभ सर मारेंगे बहुत मेरे को। हाँ, वीडियो कॉल आज नहीं करते यार, वीडियो कॉल कर लेंगे। आशिकी 2 का न्यू वर्जन है सर, एकदम इमोशनल। भाई आशिकी 2 तो उन लोगों ने देखी थी जिनके दिल टूटे थे, हमारा दिल तो हमेशा से जुड़ा हुआ था, इसका मतलब मेरे टाइप की पिक्चर तो नहीं है, मैं समझ पा रहा हूं। है यार, मुझे क्या होता है जब मैं ऐसी कोई बहुत ज्यादा ऐसे प्यार में दुखी और रोने वाली पिक्चर देख लेता हूं ना, तो भाई मेरे को तो मतलब बिल्कुल ऐसे हंसी सी आ जाती है और इरिटेशन सी हो जाती है यार। अब इसको तुम ये कहो कि सर आप बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते ये बातें, या फिर तुम ये कहो कि अरे सर मतलब क्या आप मतलब ऐसे कैसे प्यार का मजाक उड़ा सकते हो, कुछ भी बोलो, मुझे बड़ी इरिटेटिंग सी लगती है यार ये चीजें, तो मैं इतना देख नहीं पाता। जनरली मैं जब मूवी देखने जाता हूं तो मैं सो ही जाता हूं यार वहां पे, इसलिए मेरे घर वाले मुझे अब आजकल लेके जाना बंद कर दिए हैं। वो कहते हैं तू हमारी टिकटें बुक करा दे पेटीएम पे और हमको भेज दे स्क्रीनशॉट, हम देखेंगे, तू लायक नहीं है, तेरे को जब सोना ही है तो तू घर पे ही सो जा,
वहां तुझे देख के हमारा भी माहौल खराब होता है, इसीलिए। हाँ, कबीर सिंह हुआ क्या, जब मैंने नया नया पढ़ाना शुरू किया था तो उसके 2-3 साल बाद ही, हाँ जी सर, वो बोल रहे थे कि आपकी शादी करवानी है। अच्छा अच्छा अच्छा, सौरभ सर कह रहे थे कि अरे बड़े भैया हैं यार, बड़े भैया की आज्ञा तो माननी ही पड़ेगी, पर जब बड़े भैया इस बात को लेके सीरियस होंगे तब बात मानेंगे। अभी बड़े भैया ने ऐसे ही कह दिया, राइट, ठीक है। हाँ, तो मैं तुम्हें कबीर सिंह की बात बता रहा था कि हमने जब नया नया पढ़ाना शुरू किया उसके 2-3 साल बाद मूवी आई कबीर सिंह, और भैया जो 12वीं के बच्चे थे वो कक्षा में ऐसे बावले हो गए, सर कबीर सिंह है सर, कबीर सिंह ये, कबीर सिंह वो, कबीर। अरे भैया, हमने कहा ऐसा है क्या उस पिक्चर में, हमने जाके देखी, हमने कहा यार कुछ ज्यादा ही हाइप बन गया, मतलब बच्चे 12वीं क्लास के मुझे कह रहे हैं सर पिक्चर देखना, एक बार देखना। अब भैया हमने कबीर सिंह देखी, वहां तो भैया वो कभी थप्पड़ मार रहा है, कभी मुक्का मार रहा है, कभी धक्का मार रहा है। मेरे को हंसी आ गई, मैं कहा भाई ये देख के क्या राजी हो रहे हैं यार, ये मतलब क्या हुआ। हाँ, गाने बढ़िया थे, मैं मान रहा हूं बात, बट ऐसी मतलब टॉक्सिक सी स्टोरी क्या देखनी। पर वही है, वो जनता जेनजीज हो तुम लोग यार, तुम लोगों को तो कुछ भी पसंद आ जाता है आजकल, राइट। आप हम साथ साथ है, देख लो, क्या बात, थैंक यू भाई। संडे है कल, संडे को टीवी पे या तो हम आपके कौन आएगी, हम साथ साथ आएगी, वो देख लेंगे, मस्त दाल चावल राजमा चावल घर पे खा लेंगे और मजे करेंगे, राइट, और नींद पूरी करेंगे, है ना। बढ़िया 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 बढ़िया, ओके। चलिए चलिए शुरू करें क्या क्लास, शुरू करें क्या क्लास। यस, नैप लीजिए भाई, नींद तो बहुत आ रही थी बट अभी तो क्लास है, कल नैप लेंगे। संडे को मैं जनरली पूरे दिन या तो काम होता है तो काम पे आ जाता हूं, नहीं तो मैं सोता ही रहता हूं भाई। एक ही दिन मिलता है, अपन तो मस्त एसी चला के और पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं मजे से, क्योंकि फिर मंडे से सैटरडे तो आराम करने का टाइम नहीं मिलता, बैक टू बैक क्लासेस ही होती है ना। बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है जी, बहुत अच्छे। बहुत देर हमने बात कर ली, अब थोड़ा काम की चीज पे आ जाए, थोड़ा काम की चीज पे आ जाए। 12th फेल तुम लोगों को देखनी चाहिए यार। अगर तुम लोगों को पिक्चर देखने का मन हो, कभी लाइफ में ऐसा लग रहा हो कि यार थोड़ा चेंज चाहिए, तो फिर कुछ ऐसी चीजें देखो जिसको देख के भी तुम्हें प्रेरणा मिले। तो 12th फेल एक ऐसी मूवी है जिसको देख के बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, मतलब उस बच्चे की जो स्ट्रगल्स हैं, शायद कुछ बच्चे यहां रिलेट कर पाएंगे, तो प्लीज देखें ध्यान से। 12th फेल इज अ गुड मूवी, आप लोग देख सकते हैं। कभी टेस्ट वगैरह दो ना, जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन शाम को थोड़ा अपना रूटीन लाइट रखना, है ना। उस दिन बहुत ज्यादा जो पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, जिस दिन टेस्ट है उस दिन लाइट रूटीन रखो, उस दिन शाम को आप पिक्चर देख सकते हो, है ना। बट हाँ, मतलब अच्छी पिक्चर, प्रेरणादायक पिक्चर, ये नहीं कबीर सिंह देख लियो भैया दीवारों में हाथ मार रहे हैं, है ना, कि सर दीवार ही मेरी प्रीति है, मैं तो इसी को पीट देता हूं पकड़ के जब मुझे गुस्सा आता है, या किताबों पे मॉड्यूल पे ही मारने लग गए तमाचे पकड़ पकड़ के कि नंबर क्यों नहीं आते, नंबर क्यों नहीं आते, नंबर क्यों नहीं आते हैं। ये मत करने लग जाना भाई प्लीज, ठीक है, बहुत जबरदस्त हो जाएगा। तुम तो इमोशनल होके करोगे, घर वाले कहेंगे छोरो पगला गयो, घर वाले छोड़ के आ जाएंगे पागल खाने, जाना था आईआईटी में पहुंच गए कहा। ठीक है, कृपया ये काम ना करे, सही है, कृपया ये काम ना करे, ओके। चलिए भाई, जर्नी क्या बताएं भाई, जर्नी ऐसी कुछ खास है नहीं, अभी तक अपने ऐसा कुछ जीवन में कोई बहुत बड़ा कुछ उखाड़ा नहीं है। मेहनत कर रहे हैं, रोज के रोज आते हैं, मन लगा के पढ़ाते हैं, मन लगा के मेहनत करते हैं और बस दाल रोटी खा लेते हैं, यही जर्नी है। अभी ऐसा कुछ करे नहीं, जर्नी वो बताते हैं भाई जिन्होंने कुछ बहुत बड़ा कर लिया हो लाइफ में। अब जैसे अलग सर है, अलग सर ने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बहुत एक बड़ी चीज क्रिएट कर दी है सबके लिए, तो अलग सर की जर्नी सुन के आपको डेफिनेटली मजा आना चाहिए। हमसे तो केमिस्ट्री सुन लो, बहुत है, ठीक है, हम केमिस्ट्री सुना दे, बहुत है, ओके जी। हाँ, सितारे जमीन पर भी ठीक थी। सर अब राजस्थान से है क्या? हाँ जी बेटा, राजस्थान से हैं, जयपुर से हैं, जयपुर, राइट, ओके। आइए क्लास को शुरू किया जाए, आइए भाई क्लास को शुरू किया जाए। क्या है आज की क्लास के अंदर? हम लोग बातचीत करेंगे अणु संख्या गुणधर्मों के बारे में। उसमें भी किसके बारे में बातचीत करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वथनांक में उन्नयन। सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा क्वथनांक में उन्नयन, इसे कहते हैं डेल्टा टीबी। इसके बाद आता है हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, इसे कहते हैं डेल्टा टीएफ। और फिर हम करेंगे प्रैक्टिस, फिर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक एक करके सारी चीज होगी, ठीक है। हाँ बेटा, अलग सर पे टीवी सीरीज तो बनी चुकी है, मूवी भी बननी चाहिए, जरूर बननी चाहिए। अलग सर लायक है हर तारीफ के, बहुत 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 बढ़िया इंसान है, राइट।
चलिए जी, अच्छा आप सीकर से हो, बहुत अच्छी बात है रोशन। कभी सीकर आना हुआ तो आपसे जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। हमारा प्लान बन भी रहा था सबका सीकर आने का, जितने भी हिंदी वाले टीचर्स हैं सब सोच रहे थे सीकर आने का। प्लान बनता है तो जरूर सीकर में एक इवेंट होने का सोच रहे थे, बट अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, मे बी आगे हो। तो जब सीकर आएंगे तो रोशन बेटा आप जरूर पहुंचना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्या, क्लास शुरू करें भाई। अब पराशरण था, अब अगली क्लास में हो पाएगा, आज ये 2 हो पाएंगे ढंग से। चलिए बेटा जी प्लीज सब लोग अब आराम से, हमने बातें करी, हमने थोड़ी देर हंसी मजाक किया, 10 मिनट माहौल को लाइट किया। अब शुरू करते हैं इस टॉपिक को एकदम बिग बेसिक से। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्लास में बने रहिएगा। अरे 1 सेकंड रुकिए, ध्यान से सुनिए प्लीज। शुरू करें टॉपिक को। हाँ जी, हमें 1 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा, बीच में कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहे हैं यहाँ पे, है ना, उसको सही करते हैं। मैं भी विद्याधर नगर से ही हूं अजय मीना। नाइस, अभी हम शुरू करते हैं, पर 1 मिनट का हमको ब्रेक लेना पड़ेगा, तो उसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं, है ना। 1 मिनट रुकिएगा। मैप, हाँ बेटा अलग सर से तो मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं ऑफिस के अंदर सब लोग। चलिए शुरू करें। बेटा डीपीपी में जो चीज नहीं हो पाती है, जो चीज डीपीपी में नहीं हो पाती है उसके आप सॉल्यूशंस देखिए। आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं, आपको रिटन सॉल्यूशंस मिलते हैं, दोनों में से जो ठीक लगे, है ना। ठीक है जी, बढ़िया। आइए भाई स्टार्ट करते हैं इसको। पहले 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, एक चीज टेक्निकल इश्यू है उसको देखते हैं, फिर करते हैं। हाँ जी, चलिए आइए स्टार्ट करें। ठीक है बेटा, आओ भाई एक एक करके बातचीत शुरू करते हैं। देखो यार, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा पहले गुणधर्म की। कौन सा था पहला अणुसंख्या गुणधर्म? पहला अणुसंख्या गुणधर्म है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। पहला अणुसंख्या गुणधर्म हमने जो पढ़ा था वो था वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। बस मुझे हेडिंग लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इंग्लिश में कहा जाता है RLVP। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है P0A माइनस PS माइनस अपॉन P0A। और ये चीज किसके बराबर है? विलेय के मोल भिन्न के। ये चीज किसके बराबर है? विलेय के मोल भिन्न के।
पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ये चीज किसके बराबर है? विलय के मूल भिन्न के। हमने इस पे क्वेश्चंस भी करे हुए हैं, हमने ये चीज पढ़ी हुई भी है, ये चीज हमको क्लियर है ना। अगली चीज पे चलते हैं, तो इस पे ज्यादा टाइम में नहीं लगाऊंगा, हम सीधा चलेंगे सेकंड अनुसंख्या गुणधर्म पे। सेकंड अनुसंख्या गुणधर्म कहता है क्वथनांक में उन्नयन। पहले मैं इसको फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं, फिर मैं आपको यही चीज ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाऊंगा। तो पहले हम फॉर्मूले से समझ ले इसको। इसे कहते हैं डेल्टा टीबी, इसे कहते हैं डेल्टा टीबी। क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन या डेल्टा टीबी का मतलब? प्लीज ध्यान से देखें, क्वथनांक में उन्नयन या डेल्टा टीबी का मतलब। ओके, सुनिएगा ध्यान से। मैंने बोला कि कोई भी अणुसंख्या गुणधर्म हो उसको कब पढ़ा जाता है? जब अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाया जाता है। अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाया जाता है। जब अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाते हैं, जब अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाते हैं, तो हमें पता है कि वाष्पदाब में अवनमन आता है। अगर वाष्पदाब में कमी आ रही है तो क्वथनांक में क्या होगी? उन्नति होगी। इसीलिए हम कहते हैं, हमें यह बात पता है कि वाष्पदाब और क्वथनांक बिंदु क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो जब वाष्पदाब में अवनमन आता है तो क्वथनांक में उन्नयन होगा। जब वाष्पदाब में अवनमन आता है तो क्वथनांक में डेफिनेटली 100% क्या होगा? उन्नयन होगा। मतलब विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से ज्यादा होगा। शुरुआत में केवल विलायक है, जैसे ही आपने उसमें विलय मिला के विलयन बनाया तो विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से ज्यादा होगा। अगर ऐसा होगा तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए क्या चीज है हमारे पास। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए क्या चीज है हमारे पास। क्वथनांक में उन्नयन का क्या मतलब है? हम कहते हैं जब भी किसी, ध्यान से देखना बेटा, जब भी किसी विलायक में, हम ये मान के चलते हैं कि विलायक तो आपका वाष्पशील ही है, जब भी किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है, जब भी किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है, तो क्वथनांक में उन्नयन होता है। क्वथनांक में उन्नयन होता है। ठीक है जी। जब भी किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो क्वथनांक में उन्नयन होता है, यानी कि विलायक से विलयन का क्वथनांक ज्यादा होता है। हम ये बात भी लिख देते हैं, यानी कि इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि विलयन का क्वथनांक विलयन का क्वथनांक विलायक से अधिक होता है। इसका मतलब यह है कि विलयन का क्वथनांक विलायक से अधिक होता है। अगर ऐसा है तो बेटा जी प्लीज ध्यान से समझिएगा, यहां पे हमें बात करनी है क्वथनांक के उन्नयन की। समझ में आ रही है ना आपको ये बात? भाई वाष्पदाब में अवनमन होगा तो क्वथनांक में उन्नयन होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। तो डेल्टा टीबी क्या होगा? डेल्टा टीबी बराबर होगा विलयन का क्वथनांक बिंदु, विलयन का क्वथनांक बिंदु माइनस विलायक का क्वथनांक बिंदु। विलयन का क्वथनांक बिंदु माइनस विलायक का क्वथनांक बिंदु, ये चीज है डेल्टा टीबी। ये चीज क्या है? डेल्टा टीबी। अगर ये चीज डेल्टा टीबी है कि विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक है, ये चीज अगर डेल्टा टीबी है तो बेटा जी ध्यान से समझिएगा, हम कहते हैं प्रायोगिक तौर पर,
हम कहते हैं प्रायोगिक तौर पर डेल्टा टीबी जो है इसका मान समानुपाती होता है विलयन की मोललता के। प्रायोगिक तौर पर डेल्टा टीबी जो है इसका मान समानुपाती होता है विलयन की मोलरता के। ये देखा गया है कि डेल्टा टीबी का मान विलयन की मोलरता के समानुपाती है। आपको मोलरता याद है, हमने पढ़ा था क्या होती थी मोलरता, हमने सांद्रता पदों में पढ़ा था। मोलरता होती थी विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार, और वो भी किस यूनिट में, केजी में। विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार, और वो भी किस यूनिट में, केजी में। ये क्या होती थी, मोललता। सही है ना, ये क्या होती थी, मोललता। तो हमने बोला डेल्टा टीबी किसके समानुपाती है, मोललता के। अगर डेल्टा टीबी और मोललता समानुपाती है तो जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटेगा हम क्या लगाएंगे यहां पे, कांस्टेंट। तो ये बराबर हो जाएगा केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा, केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा, केबी इंटू एम। एम आपकी मोललता है, डेल्टा टीबी आपका क्वथनांक का उन्नयन है। एक ही चीज बचती है, केबी। हम बोलते हैं केबी को कहा जाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है जी। अगर इसको ये कहते हैं, जो कांस्टेंट आया है, डेल्टा टीबी मोललता के समानुपाती था, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट उसकी जगह लेता है, और दोस्त उस कांस्टेंट का नाम क्या आया है, केबी। केबी को कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई क्या, मुझे बताओ, फिर मैं इसके आगे की बात करता हूं। इतनी बात समझ में आई क्या, मुझे बताओ, फिर मैं इसके आगे की बात करता हूं। प्लीज ध्यान से देख के मुझे बताएं, इतनी बात सबको क्लियर है क्या कि कैसे क्वथनांक बढ़ता है, कैसे चीजें होती हैं। प्लीज ध्यान से देखें, कैसे क्वथनांक बढ़ता है, कैसे चीजें होती हैं, प्लीज ध्यान से देखें। अजय बेटा जयपुर में 1 साल से आया नहीं हूं, एंड अभी भी आने का कोई प्लान है नहीं फिलहाल, क्योंकि टाइम बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। कभी आया तो जरूर बता दूंगा, कभी आया तो जरूर बता दूंगा। पिछले 1-1.5 साल से मेरा जयपुर चक्कर लगा ही नहीं है यार। घर वाले को मिलना होता है वो यहीं आ जाते हैं, क्योंकि मेरा काम इतना बिजी है और इतना हेक्टिक है कि मैं जा ही नहीं पाता। डन है, यस। क्षत्रिय सुजीत, क्या नहीं समझ में आया बेटा, प्लीज बता। निर्मल बेटा, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और आपको आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन चाहिए तो आपको अंडर 500 रैंक लानी चाहिए, ढंग की ब्रांच के लिए मैं कह रहा हूं, अच्छी ब्रांच के लिए, है ना। ठीक बेटा, अगर यहां तक सब सही है कि क्वथनांक में उन्नयन होता है, वो मोललता के समानुपाती होता है, और समानुपाती का चिन्ह हटाते ही केबी उसकी जगह ले लेता है, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो चीज आई केबी, केबी के बारे में भी बात करनी है हमको। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं इसको, बट प्लीज ध्यान से देखिएगा। हमने बोला डेल्टा टीबी बराबर है केबी इंटू एम के। डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, और ये चीज बराबर हो गई केबी इंटू मोललता के। केबी इंटू मोललता के, है ना। बढ़िया। अगर आप मोललता का भी फॉर्मूला खोल के लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार। अगर इसे ग्राम में लिखोगे तो ऊपर आ जाएगा इंटू 1000। ये आपकी वैल्यूज आ गई। प्लीज ध्यान से देखें, ये मान आप केल्विन में रखेंगे, ये मान आप केल्विन में रखेंगे। यहां पे बात का ध्यान रखा जाए कि ताप का मान हमेशा, ताप का मान हमेशा केल्विन में रखा जाएगा। ताप का मान हमेशा केल्विन में रखा जाएगा, परंतु ताप का अंतर, परंतु ताप का अंतर
केल्विन हो या डिग्री सेल्सियस, केल्विन हो या डिग्री सेल्सियस सेम रहता है, परंतु ताप का अंतर केल्विन हो या डिग्री सेल्सियस सेम रहता है। देखें एग्जाम्पल देखें, हमने बोला 25 डिग्री सेल्सियस से गए 35 डिग्री सेल्सियस, लेट से हमने बोला 25 डिग्री सेल्सियस से गए 35 डिग्री सेल्सियस। अगर आप ताप का अंतर डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो वो क्या आएगा, 35 माइनस 25, अंतर क्या आ जाएगा, 10। अगर आप इसे केल्विन में कन्वर्ट कर दें तो यहां अगर 273 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 298 केल्विन, और यहां अगर 273 जोड़ेंगे है ना तो 273 प्लस 35 ये क्या आ जाएगा, 308 केल्विन। 298 केल्विन से 308 केल्विन, तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा टी किसके बराबर है, दस। डेल्टा टी किसके बराबर है, 10। समझे बात को ध्यान से। यस, 25 डिग्री से 35 डिग्री गए, 10 का अंतर, 298 से 308 गए, 10 का अंतर। तो मैंने बोला ताप का अंतर चाहे डिग्री सेल्सियस हो चाहे केल्विन हो सेम रहता है, अंतर में कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर अलग अलग वैल्यू रखनी है, एक वैल्यू दी जाए दूसरी पूछी जाए, तो आप हमेशा केल्विन में रखोगे, डिग्री में नहीं रखोगे। ठीक है, एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात ध्यान से देखें, एक और इंपॉर्टेंट बात, एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, और वो ये है, एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें और वो ये है कि केबी का जो मान है विलायक चेंज होने के साथ साथ केबी का मान विलायक चेंज होने के साथ साथ चेंज होता जाता है। केबी का मान विलायक चेंज होने के साथ साथ चेंज होता जाता है। जैसे अगर विलायक जल है, केबी का मान अलग होगा, विलायक बेंजीन है, केबी का मान अलग होगा, विलायक अल्कोहल है, केबी का मान अलग होगा। तो जैसे जैसे विलायक चेंज होगा केबी का मान भी चेंज होता जाएगा। सही है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो डेल्टा टीबी बराबर है केबी इंटू एम के। हमने डेल्टा टीबी रखा, यहां केबी रखा, वहां मोललता रखा, सारी बातें रख दी और क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरा क्वथनांक के उन्नयन का फॉर्मूला है, ये मेरा क्वथनांक के उन्नयन का फॉर्मूला है। अगर ये क्वथनांक के उन्नयन का फॉर्मूला है तो ठीक है, हमें ये बात पता है कि अवाष्पशील विलय को जब विलायक में मिलाया जाता है तो क्वथनांक में उन्नति होती है, और ये वाली सारी चीजें हैं, ये वाली सारी चीजें हैं। बढ़िया है ना। अब इस चीज को ग्राफ से समझते हैं, फिर हम इसके सवाल करेंगे। इस चीज को ग्राफ से समझते हैं। बेटा याद करना, एक बार याद करना, मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवाता हूं, मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवाता हूं। मैंने आपको क्वथनांक की क्या डेफिनेशन बताई थी, आइए रिवाइज करते हैं। आइए रिवाइज करते हैं। मैंने आपको क्वथनांक की क्या डेफिनेशन बताई थी। मैंने कहा था क्वथनांक बिंदु वह ताप है, मैंने आपको कहा था क्वथनांक बिंदु वो ताप है जिसपे किसी भी पदार्थ का जो वाष्प दाब है वो उसके बाहरी दाब के समान होता है। क्वथनांक बिंदु आपका वो ताप है जिसमें किसी भी पदार्थ का जो वाष्प दाब है वो बाहरी दाब के समान होता है, और बाहरी दाब को हम लगभग क्या बोलते हैं, 1 atm। बाहरी दाब अगर दिया ना हो तो हम क्या बोलते हैं, 1 atm। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि क्वथनांक बिंदु आपका वो ताप है जब आपके पदार्थ का जो वाष्प दाब है वो 1 atm के बराबर हो, क्योंकि बाहरी दाब को आप 1 atm ही तो मान रहे हो। तो क्वथनांक बिंदु आपका वो ताप है जिसपे आपके पदार्थ का वाष्प दाब क्या होता है, 1 atm। मतलब अगर विलायक है कोई, उसका क्वथनांक बिंदु पता करना है तो ये देख लो कि विलायक का वाष्प दाब जब 1 atm पहुंच जाएगा उस समय पे जो ताप होगा वो विलायक का क्वथनांक बिंदु होगा।
और विलियन है, विलियन का क्वथनांक बिंदु देखना है। तो जब विलियन का वाष्प दाब 1 atm पहुंच जाएगा, उस समय पे जो ताप होगा वो क्वथनांक बिंदु होगा। सही है, ठीक है। आपको मैंने एक और बात सिखाई थी, एक तो ये पॉइंट था, मैंने एक और बात सिखाई थी, वो ये कि वाष्प दाब जो है वो ताप के समानुपाती होता है। ये भी सिखाया था, बोलो हाँ या ना। वाष्प दाब जो है वो ताप के समानुपाती होता है, बोलो हाँ या ना। मतलब जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वाष्प दाब भी बढ़ेगा, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वाष्प दाब भी बढ़ेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज ध्यान से देखें, मैं इस ग्राफ को खुद समझाता हूं, फिर हम उधर जाएंगे। देखना जरा, हम ग्राफ बना रहे हैं वाष्प दाब वर्सेस ताप में। हम ग्राफ बना रहे हैं वाष्प दाब वर्सेस ताप में, ठीक है। यहां ताप है केल्विन में, और वाष्प दाब को आप एटीएम में लिखो या बार में लिखो, कैसे भी लिखो। ये वाष्प दाब है, ये ताप है ना जी। बढ़िया है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ओके, वाष्प दाब वर्सेस ताप की हमें बात करनी है। ताप बढ़ने पे क्या होगा, ताप घटने पे क्या होगा, ठीक है। हमें यह पता है जैसे जैसे ताप बढ़ता है वाष्प दाब भी बढ़ता जाता है। और एक और बात आपको पता है, अवाष्पशील विलेय जब विलायक में मिलता है तो विलयन का वाष्प दाब घटता है, विलयन का वाष्प दाब घटता है। मतलब आपको यह पता है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन से ज्यादा होता है। तो मैंने बोला ये लो जी, ये है आपके शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और ये है आपके विलयन का वाष्प दाब। वो था आपके शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये है आपके विलयन का वाष्प दाब। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। हाँ ठीक है, ऊपर वाले को कुछ कह दिया, नीचे वाले को कुछ कह दिया। ध्यान से देखिएगा, ये जो नीचे वाला ग्राफ है, ये ऊपर वाला जो ग्राफ है ये तो है विलायक का, और जो नीचे वाला ग्राफ है वो है विलयन का। सही बात है ना, बढ़िया। विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है, विलयन का वाष्प दाब कम है। बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गौर से देखें, ठीक है जी। अगर ऐसा है तो आप देखें वाष्प दाब विलायक का ज्यादा होगा विलयन से। क्यों? क्योंकि विलयन में अवाष्पशील विलेय मिला होता है, तो ऑब्वियसली वाष्प दाब में अवनमन आता है। वो चीज हमने देखी कि देखो भाई, विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है, विलयन का वाष्प दाब कम है। मेरा काम क्या है, मुझे विलायक का भी क्वथनांक बिंदु पता करना है और मुझे विलयन का भी क्वथनांक बिंदु पता करना है। कैसे पता करूं? हमने कहा वाष्प दाब जब 1 atm पहुंच जाएगा उस समय पे जो विलायक का ताप होगा वो उसका क्वथनांक बिंदु होगा, और ऐसे ही विलयन के लिए जो ताप होगा वो क्वथनांक बिंदु होगा। हमने कहा लेट से ये है वाष्प दाब 1 atm, ये है वाष्प दाब 1 atm। प्लीज ध्यान से देखें, प्लीज ध्यान से समझें, प्लीज ध्यान से देखें, प्लीज ध्यान से समझें। हमने बोला ये है 1 atm वाली रेखा, हमने बोला ये है 1 atm वाली रेखा की मतलब 0, 0.1, 0.2, 0.3 से प्लॉट करते करते ये 1 atm वाली लाइन है। तो जब 1 atm वाली लाइन पे आप पहुंच गए तो मैंने बोला विलायक का वाष्प दाब जब 1 atm होगा, ये देखो ये पॉइंट है, जब विलायक का वाष्प दाब 1 atm होगा तो इस पॉइंट पे जो भी विलायक का ताप होगा, इस पॉइंट पे जो भी विलायक का ताप होगा वो क्या कहलाएगा? विलायक का क्वथनांक बिंदु। इस पॉइंट पे जो भी विलायक का ताप होगा वो क्या कहलाएगा? विलायक का क्वथनांक बिंदु। विलयन को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, सॉल्यूशन। और इसी तरीके से जब विलयन का वाष्प दाब 1 atm पहुंच जाएगा, इसी तरीके से जब विलयन का वाष्प दाब 1 atm पहुंच जाएगा तो हम बोलेंगे उस समय पे जो विलयन का ताप होगा, उस समय पे जो विलयन का ताप होगा वो क्या कहलाएगा? विलयन का क्वथनांक बिंदु। प्लीज ध्यान से देखें, जब हमने विलायक को 1 atm पहुंचा दिया उस समय पे जो ताप है विलायक का वो उसका क्वथनांक बिंदु है, और जब विलयन को 1 atm पहुंचा दिया उस समय पे जो ताप है वो विलयन का क्वथनांक बिंदु है। और ये जो अंतर है, ये जो अंतर है इसे क्या कहेंगे? डेल्टा टीबी। ये जो अंतर है इसे क्या कहेंगे? डेल्टा टीबी। अगर इसे डेल्टा टीबी कहेंगे तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हम बोलेंगे डेल्टा टीबी हो जाएगा
विलयन का क्वथनांक बिंदु माइनस विलायक का क्वथनांक बिंदु। कैसे, तुम खुद देखो, तुम खुद देखना। अभी कैसे बोल रहा हूं मैं बेटा, एक्स एक्सिस में आगे जब जाते हैं, एक्स एक्सिस में आगे जब जाते हैं तो हमेशा मान बढ़ता है। जब एक्स एक्सिस में आगे जाते हैं तो हमेशा मान बढ़ता है। तो विलयन की वैल्यू आगे है, विलायक की वैल्यू पीछे है। तो विलयन माइनस विलायक, ये जो अंतर होगा ये क्या होगा, डेल्टा टीबी। देखो ध्यान से, विलयन माइनस विलायक, ये जो अंतर है ये क्या निकला, डेल्टा टीबी। यही तो यहां भी दिखाया है। मैं वो ग्राफ तुम्हें रटना ना पड़े इसलिए ढंग से समझा रहा हूं कि 1 एटीएम पे ये चीज है। तो आप देख सकते हैं विलयन माइनस विलायक, क्वथनांक में उन्नयन आ गया क्योंकि विलयन का क्वथनांक विलायक से ज्यादा आ गया। ग्राफ में प्लॉट करके ही पता चल रहा है, आगे जाने पे ज्यादा वैल्यूज आती हैं। तो क्वथनांक में क्या हो गया, उन्नयन। और फिर ये जो डेल्टा टीबी है इसे हम किसके बराबर करते हैं, वो डेरिवेशन तो हम देख ही चुके हैं, के बी इंटू एम के। प्लीज बताएं, कोई दिक्कत है तो, कोई समस्या है तो, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। यस हाँ जी। डेल्टा टीबी किसके बराबर हो गया, के बी इंटू एम के। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। विलयन माइनस विलायक, के बी इंटू एम। प्लीज ध्यान से देख लो, कोई भी दिक्कत है तो बता दो। प्लीज ध्यान से देख लो, कोई भी दिक्कत है तो बता दो। हाँ जी, यस बेटा, प्लीज मुझे बताएं, सब सही है क्या। चैट रुक गई है आपकी, रुकिए मैं चैट को सही करता हूं। ठीक है बेटा, यस यस, सही है जी, बढ़िया, ओके। चलिए 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 चलिए, अगर ये चीज हो गई, अगर ये चीज नहीं बेटा, अगर तूने यूनिट पे आ रहा हूं मैं, अगर यहां तक सब कुछ समझ में आ गया तो बेटा अब अगली चीज देख, अगली चीज देख। अगली चीज क्या है, केबी की यूनिट। अगली चीज क्या है भाई तेरी, केबी की यूनिट। बहुत हम आराम आराम से चल रहे हैं, बिल्कुल आराम आराम से चल रहे हैं, प्लीज देखिएगा। अगर मुझे केबी की यूनिट समझनी है, अगर मुझे केबी की यूनिट समझनी है, समझने की कोशिश करिए। हमने बोला डेल्टा टीबी बराबर है केबी इंटू एम के। हमने बोला डेल्टा टीबी बराबर है केबी इंटू एम के। अगर ऐसा है तो केबी का मान क्या हो रहा है, डेल्टा टीबी अपॉन एम हो रहा है क्या बेटा, डेल्टा टीबी अपॉन एम हो रहा है क्या बेटा। हाँ, अगर ऐसा है तो देखो भैया, डेल्टा टीबी, ये जो अंतर है ये केल्विन में होगा, और मोललता की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी। मोललता की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी। तो बेटा जी ओवरऑल यूनिट क्या बन गई, ये केजी ऊपर चला जाएगा, केल्विन केजी प्रति मोल। या फिर अगर आपने तापमान का अंतर डिग्री सेल्सियस में ले लिया और मोललता की यूनिट हो गई मोल पर केजी, तो आंसर क्या आ गया, डिग्री सेल्सियस केजी प्रति मोल। केल्विन केजी प्रति मोल या डिग्री सेल्सियस केजी प्रति मोल। प्लीज ध्यान से देखिए। यस दिव्यांशु, सही है बेटा। हाँ जी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का, ओके। अब क्वेश्चन में ये दिया हो या वो दिया हो एक ही बात है, क्योंकि अंतर तो सेम ही होता है, मैंने आपको आज ही सिखाया है। क्वेश्चन करेंगे इस पे, क्वेश्चन करेंगे इस पे। चलो पहले एक पोल करते हैं। कल के पोल में 35% बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे कि हमको समझ नहीं आ पा रहा है। आज देखे जरा कुछ बढ़िया हुआ है क्या मामला। तो बेटा जल्दी से बताओ, कितने बच्चों को अब केमिस्ट्री बेटर समझ में आ रही है, या चीजें आसान लग रही हैं, या चीजें पल्ले पड़ रही हैं। जल्दी बताइए भाई। जिनको पल्ले पड़ रही है वो थम्स अप करेंगे, जिनको नहीं पड़ रही वो थम्स डाउन करेंगे। जल्दी से बताएं।
बहुत आराम आराम से प्लीज देखें। बेटा केल्विन और डिग्री सेल्सियस का संबंध पूछ रहे हो, कैसी बात कर रहे हो बेटा? किसी चीज को केल्विन में लिखना हो तो जो भी डिग्री सेल्सियस होता है उसमें 273 जोड़ देते हैं। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर इसे केल्विन में लिखना है तो इसमें 273 जोड़ देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 273 केल्विन। ऐसे 27 डिग्री सेल्सियस हो तो 300 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस हो तो 298 केल्विन, ऐसे ही चलता है ना? बेटा इससे सिंपल क्या बताएंगे सौरभ? चलो देखिए भैया क्या हाल है जनता का। वेरी गुड वेरी गुड। ये 35 से नंबर 16 आया है, लगभग 15.6। पर अभी भी बच्चे हैं जिनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। बेटा इससे आसान तरीके से नहीं बताया जा सकता, ट्रस्ट मी। अगर इससे भी आसान तरीका चाहिए तो फिर आप गलत जगह पे आ गए शायद। मैं बहुत फ्रैंकली आपको ये बात बोल रहा हूं, है ना? मैं मतलब फुल कोशिश कर रहा हूं कि इजी से इजी, बेसिक से बेसिक चले। इससे बेसिक अगर नहीं कर पा रहे हो ना, तो इसका मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट ही नहीं है सही, तुमने पढ़ा नहीं है ठीक से। जैसे कुछ बच्चे आज भी ये कमेंट कर रहे हैं कि अवाष्पशील पदार्थ क्या होता है। तो अब यार ऐसे तो फिर कुछ भी करो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखें, पढ़ाई पे ध्यान दो भाई, ऐसे नहीं चल पाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं, चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या सवाल करें, ध्यान से देखिएगा क्या सवाल करें, प्लीज गौर से देखिए, समझे बात को। आइए पहला सवाल आज का पहला सवाल, प्लीज ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी अवाष्पशील विलेय के यदि किसी अवाष्पशील विलेय के 1 ग्राम को दो तरह के विलाय को ए तथा बी में मिलाया जाता है, दो तरह के विलाय को ए तथा बी में मिलाया जाता है, दो तरह के विलाय को ए तथा बी में मिलाया जाता है, जहां प्रत्येक विलायक का भार 100 ग्राम है, जहां प्रत्येक विलायक का भार 100 ग्राम है, जहां प्रत्येक विलायक का भार 100 ग्राम है। यदि दोनों विलायकों के लिए केबी का अनुपात यदि दोनों विलायकों के लिए केबी का अनुपात 1:5 है, यदि दोनों विलायकों के लिए केबी का अनुपात 1:5 है, तो पहले विलयन अपॉन दूसरे विलयन के क्वथनांक में उन्नयन का अनुपात कितना होगा? क्वथनांक में उन्नयन का अनुपात कितना होगा? प्लीज ध्यान से देखें, ट्राई करें और बताएं कैसे करेंगे। प्लीज देखें ध्यान से कैसे करेंगे आप लोग। पहले चलो, पोल में तो तुम लोग करते ही नहीं हो एनीवेज काम, हम लोग ऐसे ही करते हैं इसको ट्राई। या इंटीजर टाइप है, दे दे पोल। चलिए इंटीजर टाइप है, ट्राई करके देखें। 2 मिनट का समय है, अपनी तरफ से पूरा दिमाग लगा के ट्राई करो कैसे करोगे, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी लेवल सवाल से मैंने शुरू किया है, प्लीज ध्यान से देखिए। हाँ जी,
ट्राई करिए प्लीज। कोशिश करें भाई। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। मैंने कल भी सिखाया था, पहले सारा डेटा लिख लो एक जगह पे, ताकि तुम्हें समझ में आए कि करना क्या है, क्या दिया है, फिर उसके बाद उसको शुरू करो। चीजें काफी इजी हो जाएंगी। डिस्कस करें। आओ भाई, ध्यान से समझते हैं सवाल को और समझने की कोशिश करते हैं क्या करना है हमको यहां पे। ठीक है, आइए स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ध्यान से देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन हमको। यदि किसी अवाष्पशील विलेय के 1 ग्राम को, यानी कि बेटा जी विलेय का भार है 1 ग्राम, प्लीज समझें, विलेय का भार है 1 ग्राम। इसे 2 तरीके के विलायकों में मिलाया जाता है, जहां प्रत्येक विलायक का भार 100 ग्राम है। मतलब हमने यहां पे विलेय को बोल दिया, बी की जगह कुछ और ले लेते हैं, हमने सीधा ही लिख दिया विलेय। ठीक है, हमने सीधा ही लिख दिया विलेय। हमने बोला विलायक चाहे ए हो चाहे बी हो, दोनों विलायकों का भार आपको कितना कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। मैंने इसको विलेय इसलिए लिखा क्योंकि विलायक ए और बी दिए हुए। यदि दोनों विलायकों के लिए केबी का अनुपात, विलायक ए अपॉन विलायक बी के लिए केबी का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है, 1:5। अगर विलायक ए अपॉन बी के लिए केबी का अनुपात दिया हुआ है 1:5, तो डेल्टा टीबी का अनुपात बताना है। विलियन 1 अपॉन विलियन 2 दोनों के लिए डेल्टा टीबी का अनुपात बताना है ना। अगर हमें यह अनुपात बताना है तो कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे, प्लीज देखें ध्यान से। आइए पहले विलियन की बात करते हैं। पहले विलियन का डेल्टा टीबी है केबी इंटू मोललता। केबी इंटू मोललता, केबी किसकी, विलायक की। विलायक कौन है, ए, तो ये हो जाएगा ए का केबी इंटू मोललता। मोललता क्या होती है, विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार। विलेय कौन है, 1 ग्राम है, तो इसके मोल क्या हो जाएंगे, 1 अपॉन मोलर भार विलेय का। ये तो हो गए मोल, अपॉन विलायक क्या हो जाएगा, 100 ग्राम, और इसे इंटू 1000 कर दोगे क्योंकि ये ग्राम में है। इसी तरीके से जब तुम दूसरे विलियन का डेल्टा टीबी लिखोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी का केबी इंटू मोललता। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी का केबी इंटू मोललता। बी का केबी इंटू मोललता, मोललता क्या हो जाएगी, 1 अपॉन विलेय का मोलर भार डिवाइडेड बाय विलायक का भार इंटू 1000, है ना। क्योंकि विलायक 100 ग्राम होता है, वो हमने पुट कर दिया और हमने सॉल्व कर दिया। अगर ये चीज हमको समझ में आती है तो आइए दोनों का रेशियो लेते हैं। अगर दोनों का रेशियो लेते हैं तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो चीज है ये आपस में कैंसिल हो रही है, ये जो चीज है आपस में कैंसिल हो रही है ना। क्योंकि विलेय का मोलर भार सेम है, सॉल्व करेंगे कट जाएगा इजीली। अगर ये कट जाएगा इजीली तो ध्यान से देखो आप, डेल्टा टीबी ऑफ 1 अपॉन डेल्टा टीबी ऑफ सेकेंड, ये जो डेल्टा टीबी का अनुपात है ये किसके बराबर हो जाएगा, ए का केबी अपॉन बी का केबी। क्योंकि मोललता तो सेम है, क्योंकि विलेय सेम है तो विलेय के मोल भी सेम होंगे,
और विलायक का बार भी आपको सेम ही दिया हुआ है, बट विलायक अलग अलग है तो केबी अलग अलग होगा, और उनके लिए हमें केबी का अनुपात दिया हुआ है कितना 1:5। तो डेल्टा टीबी का अनुपात भी कितना हो जाएगा दोस्त 1:5। अगर ये 1:5 हो जाएगा तो इसको आप इन पोल में करोगे भी कैसे, तो पोल तो बेकार हो गया, तो ऐसे ही निकला कुछ भी, बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो गलती से पोल हो गया था, मुझे तो बस टाइम देना था आपको। तो रेशियो क्या आ गया 1:5। रेशियो क्या आ गया 1:5। प्लीज ध्यान से देखिए, रेशियो क्या आ गया 1:5। प्लीज गौर से देखिए, कोई दिक्कत है तो बताएं। रेशियो क्या आ गया दोस्त 1:5। किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? यस, हाँ जी, इजी था, ध्यान से देख लो। हाँ जी, चले भाई आगे चले। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा सेम चीज को तो कट ही करेंगे ना सौरभ सिंह, है ना? चलिए आइए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। ध्यान से देखिएगा अगला सवाल, ध्यान से देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ध्यान से सवाल को पढ़ना, क्योंकि अच्छे सवाल यही होते हैं जो अनुसंख्या गुणधर्मों को आपस में रिलेट करें। सिर्फ एक अनुसंख्या गुणधर्म पे सवाल है वो उतना अच्छा सवाल नहीं बन पाएगा, बट जो आपस में रिलेट करे वो बढ़िया सवाल बनेगा। क्या कह रहा है सवाल, ध्यान से देखना। सवाल कह रहा है, पहले ये तो आसान वाला है, 18 ग्राम ग्लूकोज को 18 ग्राम ग्लूकोज को 50 ग्राम जल में मिलाने पर 18 ग्राम ग्लूकोज को 50 ग्राम जल में मिलाने पर क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात कीजिए। क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात कीजिए। आपको केबी दिया हुआ है जल का 0.5 केल्विन केजी पर मूल, और आपको एक डेटा दिया हुआ है कि जल के लिए क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। ये है, प्लीज ट्राई करें। और ग्लूकोज का मोलर भार भी दिया हुआ है 180 ग्राम प्रति मूल। इतना डेटा हमको दिया हुआ है, प्लीज आप सवाल को ट्राई करें और क्या आंसर आएगा वो बताएं। प्लीज सवाल को ट्राई करें और क्या आंसर लग रहा है वो बताएं। 2 मिनट का समय है, इसको कोशिश करके देखो। 2 मिनट का समय है, इसको कोशिश करके देखो कैसे करोगे। दो मिनट का समय है, कोशिश करके देखो कैसे करोगे। हाँ जी, यस, 2 मिनट है, अपनी तरफ से दिमाग लगाओ और ट्राई करो।
बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आंसर दे रहे हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं कौन सही कौन गलत। आइए डिस्कस करते हैं कौन सही कौन गलत। देखिएगा, हमने बोला क्वथनांक का जो उन्नयन है वो किसके बराबर है? केबी इंटू मोललता। केबी इंटू मोललता। डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है? विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक इज इक्वल टू केबी इंटू मोललता। सही है। अच्छा, मुझे डेल्टा टीबी ही बताना है, तो मुझे ये चीज एज इट इज ही लिख देता हूं मैं वापस। डेल्टा टीबी ये किसके बराबर हो गया? केबी है 0.5 इंटू मोललता। मोललता क्या होती है? विलय के मोल अपॉन विलायक का भार। विलय के मोल क्या होंगे? दिया गया भार अपॉन मोलर भार अपॉन विलायक का भार। विलायक कितना है? 50 ग्राम। और इसे केजी में कन्वर्ट करके लिखेंगे ऐसे। ऐसे लिख देंगे। अगर ऐसे लिख देंगे तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम बोल देंगे डेल्टा टीबी किसके बराबर है? डेल्टा टीबी किसके बराबर है? 0.5 इंटू 18 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 180 इंटू विलायक का भार, ये है 50 ग्राम। है ना? सही है, बढ़िया। अगर ये चीज ठीक है तो आप गौर से देखें, 18 से ये 180 कटेगा 10 गुना, 0 और 0 कटेंगे 2 बार, 5 से ये कटेगा 2 गुना। सो 2 इंटू 0.5 जब आप करोगे तो डेल्टा टीबी आएगा 1। डेल्टा टीबी का मान क्या आएगा? 1। अब एक बात बताएं, अगर आपसे इस क्वेश्चन में बी पार्ट पूछ लिया जाए, विलयन का क्वथनांक बताइए, विलयन का क्वथनांक बताइए, है ना? विलयन का क्वथनांक बताइए। कैसे बताएंगे? हम बोलेंगे डेल्टा टीबी जो है ये किसके बराबर होता है? विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, ये अंतर किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अगर ये अंतर 1 के बराबर है तो ध्यान से देख लीजिए, हमने बोल दिया विलयन का जो क्वथनांक बिंदु है ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 प्लस विलायक का क्वथनांक बिंदु। और विलायक का क्वथनांक बिंदु कितना दिया हुआ है? 373 केल्विन। तो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 373, आंसर आ जाएगा 374 केल्विन। और अगर कोई कहे डिग्री सेल्सियस में बता दो तो आंसर आ जाएगा 101 डिग्री सेल्सियस। 374 केल्विन या फिर 101 डिग्री सेल्सियस। प्लीज गौर से देखें, प्लीज गौर से देखें, 374 केल्विन या फिर 101 डिग्री सेल्सियस। ओके जी, बढ़िया है, ठीक है जी। तो ये आ गया विलयन का क्वथनांक बिंदु, ये आ गया विलयन का क्वथनांक बिंदु। समझ में आई क्या बात? आसान था, सब बच्चे कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा चैट में दिख रहा है। ठीक है, तो अब एक थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल करें। अब थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल करें। चलिए जी, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर अच्छे लेवल का सवाल करेंगे। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी अवाष्पशील विलेय के 5 ग्राम को, किसी अवाष्पशील विलेय के 5 ग्राम को 4 मोल एथेनॉल में मिलाने पर यदि 4 मोल एथेनॉल में मिलाने पर यदि क्वथनांक का उन्नयन 5 डिग्री सेल्सियस होता है तो विलेय का मोलर भार ज्ञात कीजिए। तो विलेय का मोलर भार ज्ञात करें, यह है क्वेश्चन।
ये है क्वेश्चन। एथेनॉल का सूत्र आपको दिया हुआ है, C2H5OH, और एथेनॉल का केबी हमको दिया हुआ है 0.5। हमें हमारी तरफ से दिया हुआ है, ये यूनिट है केल्विन केजी प्रति मोल। ट्राई करें प्लीज, ट्राई करें प्लीज। नहीं, हमें ये 1.2 दिया हुआ है, ये 0.5 नहीं है, ये 1.2 है। मैं वही चेक कर रहा था, ये 1.2 है। अब इसको ट्राई करके देखो, आपको मोलर मास भी पता है एथेनॉल का 46 ग्राम पर मोल, सही है ना? बढ़िया। प्लीज ट्राई करके देखें क्वेश्चन को। प्लीज ट्राई करके देखिए क्वेश्चन को। हाँ जी, हाँ अजय बेटा, बिल्कुल अपन नेशनल हैंडलूम पे मिलेंगे और दोनों भाई मिलके गोलगप्पे के चटकारे लेंगे, ठीक है, विद्याधर नगर में। चिंता मत कर भाई, जरूर मिलेंगे नेशनल हैंडलूम पे, पक्का वादा है मेरा। और भेलपुरी भी खाएंगे, मैं एक बहुत अच्छे भेलपुरी वाले को जानता हूं वहां पे, मेरा दोस्त है वो। ओके जी। यस। प्लीज ट्राई करें। हाँ अजय बेटा, 100% प्रॉमिस भाई, 100% प्रॉमिस। प्लीज, विले का मोलर भार आपको निकालना है, बाकी डेटा आपको दिया हुआ है। दिमाग लगाएं कैसे करेंगे। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं 6.64। विले का मोलर भार इतना कम आ रहा है, थोड़ा अलग सी चीज है ये, बट चलो कोई नहीं, देखेंगे। सब लोग आंसर देने की कोशिश करें प्लीज। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। आइए भाई लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, ढंग से समझते हैं चीजों को। देखिएगा, हमारे पास एक अवाष्पशील विलेय है और उसमें हमने एथेनॉल मिलाया है। हमारे पास एक अवाष्पशील विलेय है और उसमें हमने एथेनॉल मिलाया है। एथेनॉल हमारा विलायक है ना? एक विलेय है, उसमें मैंने एथेनॉल मिलाया है, एथेनॉल मेरा विलायक है। क्यों? क्योंकि जिसका केबी दिया जाता है वही विलायक होता है ना? या जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है, आपको पता है, ठीक है। सवाल कह रहा है 5 ग्राम विलेय को, ये है 5 ग्राम, और इसके कितने मोल हैं? 4 मोल। बेटा हमें इसका भार चाहिए होगा, इसने तो मोल दे दिए, चलो सोचेंगे। और क्या कर दिया इसने? बोल दिया केबी दिया हुआ है एथेनॉल का, कितना? 1.5। यस, 1.2। और इसने कह दिया डेल्टा टीबी दिया हुआ है तुमको, कितना दिया हुआ है भाई? 5, है ना जी? बढ़िया। अब एक बात देखें, ये डिग्री सेल्सियस है और ये केल्विन केजी प्रति मोल है। कोई फर्क नहीं है भाई, क्योंकि डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन हो, अंतर तो सेम ही होता है। मैंने आपको सिखाई थी ये बात, है ना? मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है विलेय का मोलर भार। विलेय का मोलर भार बताना है।
मेरे को विलेय का मोलर भार बताना है। समझने की कोशिश करिए बेटा, डेल्टा टीबी जो है वो किसके बराबर होता है? केबी इंटू एम के। डेल्टा टीबी जो है वो किसके बराबर होता है? केबी इंटू एम के, है ना। अच्छा, डेल्टा टीबी क्या है? 5, केबी क्या है? 1.2 इंटू, बात आती है मोललता की। मोललता क्या होता है? विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार। विलेय के मोल कितने हैं? दिया गया भार अपॉन मोलर भार, और मोलर भार ही तो हमें निकालना है। हां जी, अपॉन विलायक का भार। तो आप एक बात देखें, मोल होता है दिया गया भार अपॉन मोलर भार, है ना। तो हमने बोला विलायक के मोल है 4 इंटू विलायक का मोलर भार है 46, ये बराबर है विलायक का भार। तो हमने बोला विलायक का भार क्या है? 184 ग्राम। विलायक का भार क्या है? 184 ग्राम। समझ रहे हो आप? 4 इंटू 46, क्योंकि मोल इंटू मोलर भार भार के बराबर होता है। तो अगर ये 184 ग्राम है, इसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 1000 से। अगर ऐसा है तो समझे बात को, अगर ऐसा है तो बात को समझने की कोशिश करें। अगर ऐसा है तो बात को समझने की कोशिश करें। 5 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर भार इंटू 184। हमने सारी चीजें रख दी, हमने सारी चीजें रख दी। अच्छा जी, अगर ये चीज क्लियर है तो विलेय का मोलर भार जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? 1.2 इंटू 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 184। तो ये वैल्यू आ गई है 6 इंटू 1000, क्योंकि 1.2 इंटू 5 को 6 बोलते हैं, और नीचे आ जाएगा 5 इंटू 184। इससे ये कटेगा 200, तो आंसर आएगा 1200 डिवाइडेड बाय 184। तो ये आएगा 600 डिवाइडेड बाय 92, और काटो ये आएगा 300 डिवाइडेड बाय 46, और काटो ये आएगा 150 डिवाइडेड बाय 23। अगर 150 डिवाइडेड बाय 23 आएगा, इसे सॉल्व करते हैं तो मेरे हिसाब से वही जो तुम लोग आंसर दे रहे थे वही आ जाना चाहिए, 6.52। अब इतना कम होना तो नहीं चाहिए था, बट अब आ गया तो आ गया। डेटा जैसा दिया था वैसा ही हमने आंसर निकाला, 6.52 ग्राम पर मोल। प्लीज ध्यान से देखें, 6.52 आएगा, एग्जैक्ट आंसर निकाला है हमने। यस, ध्यान से देखें प्लीज, 6.52। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है प्लीज बताएं। किसी को भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो प्लीज बताएं। हां जी, सही है बॉस, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है, अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल एक अच्छा सवाल है, ठीक है। अब मैं आता हूं उस अच्छे सवाल पे। सर इतनी देर से कह रहे हो अच्छा सवाल, अच्छा सवाल, है ना, बट प्लीज अब अच्छा सवाल करवाओ। तो ध्यान से देखें, अच्छा सवाल, इसमें आपको दो अनुसंख्या गुण धर्मों को आपस में रिलेट करना पड़ेगा। सवाल कह रहा है किसी अवाष्पशील विलेय के किसी अवाष्पशील विलेय के 2.5 ग्राम को किसी अवाष्पशील विलेय के 2.5 ग्राम को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 ग्राम जल में घोला गया। 100 ग्राम जल में घोला गया। यदि ऐसा करने पर
विलियन के क्वथनांक में दो डिग्री सेल्सियस का उन्नयन होता है, यदि ऐसा करने पर विलियन के क्वथनांक में 2 डिग्री सेल्सियस का उन्नयन होता है, तो विलियन का वाष्प दाब कितना होगा। सवाल ने आपको कुछ डेटा दिया है। क्या डेटा दिया है, ध्यान से देखना। वाष्प दाब आपको कितना बताना है, ध्यान से देखना। वाष्प दाब आपको बताना है -mmHg में। ठीक है, आपको केबी का डेटा दिया है वाटर के। .5 केल्विन केजी पर मोल। आपको जल का शुद्ध वाष्प दाब दिया है 1 atm। जल का शुद्ध वाष्प दाब दिया है ये। ठीक है जी, चलो ट्राई करें। 3 मिनट का टाइम है आपके पास, 3 मिनट का समय है, इसको ढंग से कोशिश करो करने की। देखते हैं कौन सही आंसर निकाल पाता है, देखते हैं कौन सही आंसर निकाल पाता है। कोशिश करें प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, देखें भाई।
कोई आंसर? किसी का आंसर है क्या भाई लोग? मैंने 1 मिनट एक्स्ट्रा जान करके दिया है। हाँ, 709 या 710 के आसपास आना चाहिए आंसर। 709 या 710। पहले ये समझना जरूरी है कि सवाल चमका कि नहीं चमका। हमको हमें सवाल चमकना चाहिए तरीके से, है ना, वो बहुत जरूरी है। 260 नहीं, 709 या 710। प्लीज देखें, आपको सारा डेटा देख के समझ में आना चाहिए कि भाई करना क्या है। तो हमने बोला कुछ इस तरीके की बात है। क्या बात है? किसी अवाष्पशील विलेय के 2.5 ग्राम को, किसी अवाष्पशील विलेय के 2.5 ग्राम को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 ग्राम जल में घोला गया। एक बार ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, मैंने बोला कि आपके पास विलेय का भार है 2.5 ग्राम। अच्छा, मेरे पास विलायक का भार है 100 ग्राम। 100 ग्राम जल में घोला गया। यदि ऐसा करने पर विलयन के क्वथनांक में 2 डिग्री का उन्नयन है, डेल्टा टी भी है 2 डिग्री सेल्सियस, तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, यह हमको बताना है। ठीक है, विलायक का वाष्प दाब क्या होगा वो हमने देखा हुआ है ना, और जल का केबी भी हमको दिया हुआ है। सही है जी, ये सारी चीजें समझ में आई। अगर ये सारी चीजें समझ में आई तो अब आप गौर से देखें। आपको विलेय का मोलर भार नहीं पता है, आपको विलेय का मोलर भार नहीं पता, नहीं आपको विलेय का नाम पता। तो ऐसा क्या करें जिससे ये पता चल जाए? तो आइए दिमाग लगाते हैं, मैं बताता हूं। हमें डेल्टा टीबी दिया है, हमें केबी दिया है, क्या मुझे वहां से मोलरता मिल जाएगी? हां, मैंने जब आपको सांद्रता पद पढ़ाए थे तो मैंने मोललता और मोल भिन्न में रिलेशन बताया था। हां, क्या वहां से विलेय का मोल भिन्न मिल जाएगा? हां, क्या फिर मैं आरएलवीपी का फॉर्मूला लगा दूं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर मोल भिन्न, और क्या वहां से पीएस आ जाएगा? हां, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये जो तरीके मैंने अभी भी बताए, तीनों स्टेप आपको एक एक करके चमकने चाहिए। सबसे पहले हमें डेल्टा टी भी पता था, तो डेल्टा टी बी बराबर है के बी इंटू एम। तो डेल्टा टी बी है 2, के बी है 0.5 इंटू मोललता कितनी है पता नहीं भाई, एज इट इज ही निकाल देंगे। हमें इस डेटा की जरूरत ही नहीं है, हमें इस डेटा की जरूरत नहीं है अगर देखा जाए तो। यही तो खास बात है। देखो ध्यान से, यहां से मोललता आ गई 2 डिवाइडेड बाय 0.5, ये दशमलव हट गया तो ऊपर 10 आ गया, ये बन गया 20/5 यानी कि 4 मोल प्रति केजी। मोललता क्या आ गई? 4 मोल प्रति केजी। अगर मोललता समझ में आ गई है तो बेटा जी आपको यह भी समझ में आए कि मोललता किसके बराबर होती है, विलेय का मोल भिन्न अपॉन 1 माइनस विलेय का मोल भिन्न इंटू 1000 अपॉन विलायक का मोलर भार। ये होता है फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला होता है तो यहां से XB निकाल देंगे हम। कैसे? मोललता है 4, 4 इज इक्वल टू XB अपॉन 1 माइनस XB इंटू 1000 बटे विलायक का मोलर भार कितना है 18, क्योंकि जल है हमारे पास, है ना, ऑब्वियसली जल का मोलर भार 18 होता है। यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो XB अपॉन 1 माइनस XB का मान आएगा बेटा आपके पास 4 इंटू 18 अपॉन 1000। प्लीज ध्यान से देखिए, 4 इंटू 18 अपॉन 1000। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 4 8 जा 32, 72/1000 यानी कि 0.072। या हम इसको ये लिख देते हैं एक बार, 72/1000 ही लिख देते हैं। लिख दिया 72/1000। ठीक है, अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई, 1000 को इधर, इसको इधर, तो ये बन जाएगा 1000 XB बराबर 72 माइनस 72 XB। अगर XB को इधर ले आए तो ये बन जाएगा 1000 XB प्लस 72 XB, ये बराबर हो गया 72 के। यहां से हमने बोला 1072 XB, ये बराबर हो गया 72 के। अगर ये चीज हो गई तो XB का मान क्या हो गया? 72 डिवाइडेड बाय 1072।
72 डिवाइडेड बाय 1072। अगर इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा 36, ये बनेगा 536, है ना। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 1 2 2 6 जा 12। आगे चले, 18 अपॉन 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर से करें, 2 9 जा 18, 134। ये आ गया XB। ये क्या आ गया? XB, मोल भिन्न। बेटा अगर मोल भिन्न आ गया तो अब क्या करें? मोल भिन्न आ गया तो क्या करें बेटा जी? RLVP, क्योंकि मुझे PS चाहिए, P0 पता है और अवाष्पशील विलेय है। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या कहता है? जल का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब अपॉन जल का वाष्प दाब। ये चीज किसके बराबर है? विलेय के मूल भिन्न के, क्योंकि हम B से विलेय लिखते हैं, है ना। MMA का मतलब विलायक का मोलर भार। ठीक है, अगर ये करा, देखो बढ़िया सवाल ये आप बनाइए, एडवांस लेवल सवाल है, मेंस एडवांस में ऐसे सवाल आ सकते हैं। आपको जल का वाष्प दाब सवाल ने दिया है 760 mm, दिया है ना, बढ़िया। तो 760 माइनस विलयन का वाष्प दाब डिवाइडेड बाय 760, और ये चीज बराबर है विलेय के मूल भिन्न के। विलेय का मूल भिन्न क्या है? विलेय का मूल भिन्न क्या है? 9/134, 9/134। समझने की कोशिश करें, हम बोलेंगे 760 इंटू 134 माइनस 134 टाइम PS, ये बराबर हो जाएगा 9 टाइम 760, है ना। ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 760 टाइम 134 माइनस 760 इंटू 9, और ये बराबर हो जाएगा 134 इंटू PS। यहां पे अगर मैं 760 कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 134 माइनस 9, और ये बराबर हो जाएगा 134 टाइम PS। 134 माइनस 9 ये क्या होगा? 125। तो हम बोलेंगे 760 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 134। ये चीज किसके बराबर है? विलयन के वाष्प दाब के। ये चीज किसके बराबर है? विलयन के वाष्प दाब के। और अगर इसे आप सॉल्व करते हैं, अगर इसे आप सॉल्व करते हैं तो ये निकल कर क्या आएगा? 708.9 mm। ये निकल कर क्या आएगा? 708.9 mm। अगर आपको इंटीजर टाइप लगाना है तो आप 709 mm Hg भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। सही है जी? प्लीज बताएं। हाँ जी, हाँ। तो पहले हमने निकाली मोललता, क्वथनांक में उन्नयन से, मोललता से निकाला मोल भिन्न, और मोल भिन्न से निकाला वाष्प दाब। कोई दिक्कत है तो बताइए। गोलू सिंह बेटा प्लीज मुझे मैसेज कर दियो भाई, तेरा मेथड मैं भी थोड़ी अपनी नॉलेज बढ़ा लूंगा, क्योंकि मुझे तो यही आता है भाई, है ना। तो तू प्लीज मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दियो जिस मेथड से तूने किया। क्या पता भाई मुझे एक नई चीज पता चल जाए, बच्चों से भी नई चीज सीखने को मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग ये आंसर आएगा, प्लीज ध्यान से देखें। 709 मैंने कहा भी था 709 या 710 आएगा। देखिए भाई ध्यान से, समझ आया क्या यहां तक? प्लीज ध्यान से देखिए, यहां तक समझ में आया क्या? आगे बढ़े। चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ओके ठीक है बेटा। थोड़ा अच्छा सवाल था। आईडी क्या दे बेटा? जाजू सर के नाम से आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे हम। जाजू सर के नाम से आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे, चाहे कहीं का भी हो इलाका, होगा तो बस जाजू सर का धमाका। तो जाजू सर से आप मिलेंगे वहां पे, जाजू सर आपको दिख जाएंगे, उसमें क्या हो गया। ठीक है, एक बार ढंग से सारे स्टेप्स को देखना, घर पे दोबारा इसको सॉल्व करना। और कोई अगर रोया कि सर सॉल्व नहीं हो रहा, सॉल्व नहीं हो रहा, तो देखो भाई अगर ऐसे करोगे तो फिर मैं इसको जेई का बैच छोड़ के बोर्ड का बैच बना लूंगा, अगर तुम्हें वो चाहिए होगा तो, है ना। थोड़ा तो अपने दिमाग पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चे सोचते हैं हमें कुछ ना करना पड़े, बस हवा चलती रहे, हवा चलती रहे, हवाएं आती रहे। ऐसे नहीं होता, कभी कभी आंधी भी मुंह पे आके पड़नी चाहिए, तब एहसास होता है कि क्या कर रहे हैं लाइफ में। ठीक है, तो अब मुझे ये नहीं चाहिए कि बच्चे ये कहें सर हमसे तो नहीं होता, हमसे तो नहीं होता, हमसे तो नहीं होता। समझ रहे हो? ठीक है, प्लीज। अंशुल सैनी बेटा हम नोएडा में पढ़ा रहे हैं भाई, नोएडा में, है ना। ओके जी, बढ़िया है, हवा आती रहे, हवा नहीं चाहिए भाई। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी?
यस, कोई भी मुझे ये करता हुआ ना दिख जाए कि हमसे सवाल नहीं हो रहा। भाई ये समझ लेना जाजू सर ने वीडियो कॉल से थप्पड़ मारा है कि भैया क्यों नहीं पढ़ता है तू, है? ठीक है, बढ़िया, चलिए। ओके गोलू सिंह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी बात है। प्लीज मुझे मैसेज करियो, मैं जेन्युइनली कह रहा हूं। ओके चलिए, आइए आगे चले क्या? यस, ये एटीट्यूड चाहिए। एक बार नहीं आया तो 10 बार करेंगे, बट मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। ओके चलिए जी, आगे बढ़े क्या? आंसर सही यही है, अब अलग आ रहा है तो गलत आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। ये सही आंसर है जो मैंने बताया है। अगर इसके अलावा कुछ भी आ रहा है दुनिया में तो वो गलत है। ओके जी, चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है आदर्श शर्मा। ओके बेटा, आपको क्वथनांक का उन्नयन मैंने समझा दिया है ना। आपको क्या पता सर गिबली भी यूज किया है पोस्ट में? अच्छा अच्छा अच्छा, अरे बेटे पढ़ ले लाले, ये बाद में कर लियो, अभी क्लास में तो ध्यान दे ले। यस चलिए, ओके ओके सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, आपके वन शॉट देख के मंजिल से चैप्टर किया हूं। वेरी गुड बेटा, बहुत खुशी की बात है, तो बहुत अच्छी बात है। रोशन सैनी को मजा आ गया, सबको मजा आना चाहिए। चलिए अगले टॉपिक पे चले गया। तो बेटा हमने एक अणुसंख्या गुणधर्म आज ढंग से पढ़ा है, क्वथनांक का उन्नयन। अब हमें चलना है अगले अणुसंख्या गुणधर्म की तरफ, और अगले अणुसंख्या गुणधर्म का नाम है हिमांक का अवनमन। अगले अणुसंख्या गुणधर्म का नाम है हिमांक का अवनमन, जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जिसे हम क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मुझे आपको एक नया टर्म समझाना है पहले, जिसका नाम है हिमांक बिंदु। मुझे आपको एक नया टर्म समझाना है पहले, जिसका नाम है हिमांक बिंदु। भाई जिम विम नहीं हो रही है यार 2-4 दिन से, अजीब सा लग रहा है बॉडी में। अब जल्दी से मंडे आए, जिम करेंगे भाई एकदम ताबड़तोड़, है ना, बॉडी बॉडी बनाएंगे ताकि मजा आ जाए। फिर तुम लोग कहो क्या बात है भाई, फिर एक्चुअली जाजू सर का रौला आ जाएगा, है ना। तो बस जिम की देरी है, मंडे आने तो बिल्कुल। अभी 3-4 दिन से मैं जिम जा नहीं पा रहा हूं, मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी है। अब जिम जाएंगे वापस से, मजा आ जाएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया बॉडी बना लेंगे, एकदम मजे से आ जाएंगे। फिर मैं एक काम करूंगा, पहलवानी सीखने ले जाऊंगा, है ना। ठीक है, ऐसे पहलवानी करूंगा वहां पे, तो होगा क्या कि सपोज करो जैसे तुम जैसे बच्चे हैं, है ना, तुम तो हो गए हो बिल्कुल एकदम नालायक से, तुम कह रहे हो भाई हम नहीं पढ़ेंगे आपसे, ऐसे वैसे हमें नहीं समझ में आता, ये नहीं आता, तो फिर मेरे को दूसरी नौकरी भी तो ढूंढनी पड़ेगी, कुछ तो काम चाहिए ना। तो भाई मैं एक काम करूंगा, जिम ज्वाइन करके पहलवानी भी सीख लूंगा, ताकि जब यहां से काम ना बने तो अपन वहां पे अखाड़े में लड़ लड़ के कुछ पैसे कमा लेंगे किसी की तरफ से, है ना। कोई दंगल गैंग ज्वाइन कर लेंगे, तो वही सोच रहा हूं मैं, है ना। ऐसे एकदम सोचो, मेरी हाइट है छोटी सी, एकदम ऐसे छोटू मोटू सा पहलवान लगूंगा मैं, राइट। नाइस, क्यूट तो लगूंगा वैसे, क्या लगता है तुमको? क्या लगा तुमको? इतना मोटा तो नहीं हूं ना मैं, पहले बहुत मोटा था यार, बट अभी तो नहीं हूं। बट ठीक है, अभी काम करेंगे शरीर पे और मजा आएगा। तुम कहेंगे अरे मास्टर पढ़ाना यार, क्यों बोरिंग बातें कर रहा है? क्यों ऐसे घटिया जोक सुना रहा है जिसपे तुझे भी हंसी नहीं आ रही? तू सोच रहा है हम हंस लेंगे इसकी बात पे? प्लीज तू पढ़ा, तेरा एक काम है, तू वो अच्छे से कर। जब पहलवानी सीख ले, जब हमको बताइयो। ठीक है भाई, प्यार से कर लो यार बात, ऐसे गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? देखो मेरे कान तक आ गई थी तुम्हारी बातें। अब ध्यान से सुनना, हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन क्या होता है? हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आइए समझते हैं, आइए समझते हैं। ओके सुनो बेटा, मैंने आपको क्वथनांक बिंदु पढ़ाया था। मैंने बोला था ऐसा ताप जिसपे कोई पदार्थ बॉयल होने लग जाता है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। नहीं, ये डेफिनेशन नहीं थी। मैंने कहा था ऐसा ताप जिसपे किसी पदार्थ का वाष्प दाब बाहरी दाब के बराबर हो जाता है, वो उसका क्वथनांक बिंदु है। वैसे ही यदि हम हिमांक बिंदु की बात करें तो हम बोलेंगे ऐसा ताप जिस पर क्या, समझेंगे, ध्यान से देखना। हम कहते हैं कि कोई भी पदार्थ है, द्रव पदार्थ है, कोई भी द्रव पदार्थ है, इसके लिए हिमांक बिंदु क्या होगा? कोई भी लिक्विड है, उसके लिए हिमांक बिंदु क्या होगा? जल है,
तो बेटा जब जल आपका हिमांकित होकर बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, उस समय जो ताप होगा वो हिमांक बिंदु होगा। सही बात है। अगर कोई भी मेरे पास में द्रव है, अगर वो ठोस अवस्था में कन्वर्ट होता है, तो जिस साम्य अवस्था पे वो ठोस में कन्वर्ट होगा, उस समय जो ताप होगा वो हिमांक बिंदु होगा। हम जनरली ये कहते हैं कि भैया कोई भी H, जैसे सपोज करो कि एग्जांपल है H2O का, वो लिक्विड से कहा जा रहा है सॉलिड में। तो जब ये जल से बर्फ, पानी से बर्फ बनता है, उस समय जो ताप होता है वो हिमांक बिंदु होता है, क्योंकि वो हिमांकित हो गया। तो हम बोलते हैं ऐसा ताप जिस पर किसी द्रव पदार्थ की द्रवित अवस्था का वाष्प दाब, किसी द्रव पदार्थ की द्रवित अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के समान है। किसी पदार्थ की द्रवित अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के समान है। तो हम बोलते हैं कि यदि कोई विलायक है जो कि द्रव है, तो हम बोलेंगे इसके लिए हिमांक बिंदु क्या होगा? हम बोलेंगे जब विलायक की द्रवित अवस्था का वाष्प दाब, उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होगा। इस समय पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या कहलाएगा? विलायक का हिमांक बिंदु। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं तो बेटा जल जब बर्फ में कन्वर्ट होगा, इस टाइम पे जो उसका ताप होगा वो क्या कहलाएगा? जल का हिमांक बिंदु कहलाएगा। और इससे कहते हैं, यहां पे जल के लिए आपको ये वैल्यू पता भी होनी चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस होती है। जल के लिए हिमांक बिंदु आपको पता भी होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो किसी भी सॉल्वेंट के लिए, किसी भी विलायक के लिए उसकी द्रवित अवस्था और ठोस अवस्था का वाष्प दाब जब सेम हो जाता है, उस समय पे जो ताप होता है वो उस विलायक का हिमांक बिंदु होता है। ये विलायक की बात है, ये विलायक की बात है। अभी विलयन की बात बाकी है, ये विलायक की बात है। ठीक है। अच्छा, अगर ये विलायक की बात है तो अब बात करते हैं विलयन की। प्लीज ध्यान से देखें। विलयन क्या होता है? अवाष्पशील विलेय प्लस विलायक। विलयन क्या होता है? अवाष्पशील विलेय को जब मैंने विलायक में मिला दिया तो वो आपका क्या कहलाता है दोस्त? विलयन कहलाता है। तो अब विलयन का हिमांक बिंदु कैसे समझें? विलयन का हिमांक बिंदु कैसे समझें कि क्या होता है? तो बेटा जी आप एक बात समझे मेरी। हमने कहा कि मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, इसमें जल भरा हुआ है, हमने एक बीकर लिया, उसमें जल भरा, अब इसमें मिलाया NaCl या कोई भी ग्लूकोज या यूरिया या कोई भी विलेय। ये मैंने कोई भी अवाष्पशील विलेय मिला दिया, किसमें मिला दिया? विलायक में। मैंने बोला ये जो विलयन है ये किसका विलयन है? अवाष्पशील विलेय का विलायक के साथ। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने जल लिया और जल में ग्लूकोज मिला दिया, जल लिया और जल में यूरिया मिला दिया, जल लिया और उसमें शुगर मिला दी, कुछ भी कर दिया, और अब मैंने इसको हिमांकित कर दिया, फ्रीज कर दिया, फ्रीजर में रख दिया और इसको फ्रीज कर दिया कुछ घंटों के लिए। फ्रीज कर दिया मतलब हिमांकित कर दिया। जब मैंने इसको फ्रीज कर दिया तो बाद में मुझे क्या नजर आएगा?
मुझे बाद में नजर आएगा कि ये जो है ये बर्फ बन चुका है। क्योंकि आप सोचो, जो जल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बर्फ में। और बर्फ के अंदर आपको छोटे छोटे विलेय के कण दिखाई पड़ेंगे, है ना? आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो है ये बर्फ बन चुका है, और इस बर्फ के अंदर आपको छोटे छोटे विलेय के क्या दिखाई देंगे? कण दिखाई देंगे। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? कुछ इस तरीके का सेटअप होगा, है ना? ये बन गया, और इसमें आपको छोटे छोटे विलेय के कण इस तरीके से दिखाई देंगे। अरे बोलो भाई, तुमने देखा भी होगा, तुम जल में कुछ भी मिला के फ्रीजर में रख दो, तुम 2-3 घंटे बाद देखोगे तो वो बर्फ बन चुका होगा, और जो विलेय के कण है वो जैसे पहले थे वैसे ही अब है। विलेय के कण उसके अंदर ऐसे ऐसे छोटे छोटे दिखाई देंगे। तो मुझे एक बात बताओ, जब तुमने विलयन को हिमांकित किया तो विलेय और विलायक में से कौन हिमांकित हुआ? विलायक। विलेय और विलायक में से किसका हिमांक हुआ? हिमांकित हुआ। कौन हिमांकित हुआ? विलायक। अगर विलेय और विलायक में से विलायक हिमांकित हुआ तो हम बोलेंगे कि बेटा जी, जब भी किसी विलयन को, जब भी किसी ऐसे विलयन को जिसमें मतलब अवाष्पशील विलेय हो और विलायक हो, जब भी किसी ऐसे विलयन को हिमांकित किया जाता है तो विलेय की भौतिक अवस्था सेम रहती है, विलेय की भौतिक अवस्था सेम रहती है, परंतु विलायक हिमांकित होता है। परंतु विलायक जो है वो क्या होता है? हिमांकित होता है। अगर विलायक हिमांकित होता है, विलेय सेम रहता है, तो इस बात को समझें कि हम बोलेंगे कि विलयन का हिमांक बिंदु वो ताप है, इसका मतलब यह है कि हम बोलेंगे विलयन का हिमांक बिंदु वो ताप है जब आपके विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। जब आपके विलयन का वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। जब आपके विलयन का वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा, क्योंकि विलायक ही तो हिमांकित हो रहा है, विलायक की ही तो भौतिक अवस्था चेंज हो रही है। तो आपसे कोई कहे कि विलायक का हिमांक बिंदु क्या होता है? जब उस विलायक की द्रवित और ठोस अवस्था दोनों के वाष्प दाब सेम होंगे। कोई आपसे कहे विलयन का हिमांक बिंदु क्या होता है? जब विलयन का वाष्प दाब विलायक की ठोस अवस्था के बराबर हो जाए। प्लीज ध्यान से देखें, दोनों बातें समझ में आई क्या? दोनों बातें समझ में आई क्या? बिल्कुल अल्ट्रा बेसिक लेवल से मैंने समझाने की कोशिश करी है। प्लीज देखें ध्यान से। यस, हाँ जी, हाँ भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इस डिस्कशन को आज यहीं रोकते हैं, इससे पहले पानी सिर के ऊपर से निकल जाए और फिर तुम ये रोने लग जाओ कि सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। मैं आज की क्लास को यहीं रोक देता हूं। जितना भी पढ़ाया है इसको बढ़िया से रिवाइज करिएगा, डीपीपी को जरूर ट्राई करिएगा, एनसीईआरटी में इस गुणधर्म तक के जितने भी सवाल है सारे लगा के देख लीजिएगा। हम मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।